हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जीके जीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस से पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, और ये सारे के सारे प्रश्न मैं पहले की क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक है, आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बताएंगे सब लोग। वो कौन सा राजवंश है जो सबसे प्राचीन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वो है आपका मौर्य वंश। ठीक है, पहला का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएंगे सब लोग। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताएंगे सब लोग। गुड मॉर्निंग भाई, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से निश्चित ही आपको मदद मिलेगी। ठीक है, बताइए, चावल निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, ध्यान रखना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? बताएं सब लोग, कौन सा एक सम्मिलित नहीं है इसमें? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे त्यौहार हैं और राज्य लिखे हैं, तो कौन सा त्यौहार किससे संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। बिहू तो सभी को पता है, असम का है। पोंगल भी तमिलनाडु का है। ठीक है, वैशाखी पंजाब का है। ओणम आपका आंध्र प्रदेश का नहीं है, केरल का है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ओणम। चलिए, कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, सुगौली की संधि जो है किनके बीच संपन्न हुई थी? बताएंगे सब लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुगौली की संधि किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि कब हुई थी? 1816 में। ये किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। ठीक है, चौथा का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है कौन सा? बताएंगे सब लोग। जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो वो है आपका जलवायु। ठीक है, आप लोगों से प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न में मतलब अपनी क्लास में बताया हूँ। ठीक है, आप लोगों को बताना है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, और नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई एंड किसके शासनकाल में हुई, और इस बार 2011 वाली जो जनगणना हुई है वो जब से स्टार्ट हुई है कौन सी नंबर की थी, और स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ, ये आपको बताना है। बताएंगे सब लोग। विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ? 6 का जवाब दें सभी लोग। विवेकानंद जो है रॉक मेमोरियल स्थित है कहाँ? बताएंगे सब लोग। बहुत सारे लोग यहाँ पे बी जवाब दे रहे हैं, रामेश्वरम। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति लोकसभा में अगले भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है? बताएंगे सब लोग। 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे, बट ये प्रश्न अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। जैन मत अनुसार उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थंकर कौन थे? सबसे अंतिम जो आपके थे वो थे महावीर स्वामी, 24वें। तो उनसे पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, याद रखना। सॉरी, पार्श्वनाथ। ऋषभ देव तो आपके पहले थे। ठीक है, चलिए, वास्तविक संस्थापक में कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऋषभ देव आंसर दे रहे थे, वो नहीं, तो महावीर स्वामी उसका जो है करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलिए, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है कौन सी? बताएं सब लोग, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली कौन सी है? आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को रोक भी सकते हैं, बाकी आपको प्ले लिस्ट में हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी, करंट अफेयर की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो वो है शाक्य दर्शन, यानी कि शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? कपिल मुनि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये सब के सब मैं अपनी जो है मैराथन की क्लास में, प्रैक्टिस सेट की क्लास में सब करवा चुका हूँ। ठीक है, प्रश्न, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है?
बताएं निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है? वो है सिंगापुर में। ठीक है, चलिए डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? राष्ट्रकूटों को जाता है, राष्ट्रकूट वंश को जाता है। 11 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो वो होगा आपका अवमूल्यन। 12 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं। कला वर्ग की स्टडी गाइड बुक है। सामान्य ज्ञान, हिंदी, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के जो है 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। पूरा थ्योरी वाइज इस बुक में दिया है। नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति पर आधारित यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। नीचे आप लोग देख सकते हैं SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे देख सकते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे दिया गया है एंड यहाँ पे इसकी विशेष सूची आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पूरा बीएड एंट्रेंस एग्जाम को जो है सिलेबस कंप्लीट किया गया है इस चक्षु प्रकाशन की बुक में। यहाँ पे 2023 का जो है 2022 का पेपर भी लगाया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पे इसकी आंसर सीट आप लोग देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। एक क्वेश्चन में करीब 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बुक है। चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी सरकारी सीट की तैयारी कर सकते हैं। हर मार्केट पर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इनकी जो है गाइड के अलावा प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग अपनी और भी अच्छी तैयारी के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक ले सकते हैं। प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 3900 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगी आप लोगों को। ऑनलाइन भी आप लोग इसे ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। अगला प्रश्न है, मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासन काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? अकबर की, शाहजहां की, जहांगीर की, या इनमें से कोई नहीं? 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये है जहांगीर के शासनकाल की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किए थे? 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर, 284 किलोमीटर, या 348 किलोमीटर? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किए थे? तो ये 385 किलोमीटर दूरी तय करके नमक कानून का जो है विरोध किए थे गांधी जी। 14 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहे थे? ये आपको बताना है। बताइए सब लोग, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहे थे? गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहे थे? रॉलेट एक्ट को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे भाई दादा भाई नौरोजी। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे चलते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है क्या? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, अनिवासी भारतीय निवेश, या पोर्टफोलियो निवेश, या विदेशी अप्रत्यक्ष निवेश? सभी को गुड मॉर्निंग भाई। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनियों के शेयरों और बांडों की खरीद कहलाती है क्या? पोर्टफोलियो निवेश कहलाती है। ठीक है, 17 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बीटी बीज का संबंध किससे है? बीटी बीज का संबंध किससे है बताएं सब लोग? तो कपास से है, याद रखना। 18 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? बताएं सब लोग, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? तो इसका मुख्यालय है वियना में। ठीक है, वियना में। और किसका मुख्यालय है? ओपेक का वियना में मुख्यालय है। ठीक है, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी है? बताएं इसमें, रेशा फसलें निम्नलिखित में से कौन सी हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। रेशा फसलें इसमें से कौन सी हैं? कपास, सन, जूट, ये रेशा फसलें हैं आपकी। ठीक है, चलिए, पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। किससे संबंधित है पवन वेग? बताएंगे सब लोग। पवन वेग निम्नलिखित से संबंधित है। तो पवन वेग का संबंधित है दाब प्रवणता से। 21 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि यदि अखिल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त ना हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, किसके द्वारा?
बताइए किसके द्वारा जो है नामित किया जा सकता है, प्रधानमंत्री के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या संसद के जो है परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। तो ये नामित किया जा सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, चलिए 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? देखिए, अगर वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो तो 35 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किसने कहा था कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अरस्तु ने कहे थे कि अच्छा नागरिक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज बनाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, संसद सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गंवा देगा यदि वह सत्रों से निरंतर अनुपस्थित रहेगा कितने दिनों तक? 60 दिनों तक अगर वो गायब रहते हैं तो वो अपनी सदस्यता गंवा देंगे। ठीक है, चलिए भारत, यहाँ पे देख सकते हैं भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ नहीं थे किसमें? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं केंद्रीय सरकार में, याद रखना। 26 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बताएं सब लोग। 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में प्राप्ति हुई थी। ठीक है, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिए थे। चलिए प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं कौन? प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं कौन? तो वो बने हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, चलिए संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास, प्रधानमंत्री के पास, या राष्ट्रपति के पास, या नौकरशाही के पास? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये होती है प्रधानमंत्री के पास। 29 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो याद रखना 65 वर्ष। ठीक है, उच्च न्यायालय पूछे तो 62 वर्ष आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? बताएं 31 का भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए जो है सम्मिलित किया गया है। 31 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, याद रखना। 32 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सहारा प्रदेश में धूल दानव है। बताएं सहारा प्रदेश में धूल दानव है? सहारा प्रदेश में धूल दानव है। प्रातःकाल चलने वाली तीव्र आंधी होती है धूल दानव। ठीक है, चलिए चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है कौन सा? बताएंगे सब लोग, चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है कौन सा? चूना पत्थर का कायांत्रित रूप है संगमरमर, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन किस देश में होता है? ब्राज़ील में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है, किसकी ओर संकेत करता है? तो ये संकेत करता है निर्यात प्रोत्साहन की ओर। ठीक है, 36 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित कहाँ? नई दिल्ली में, कोलकाता में, या मुंबई में, या चेन्नई में? बताएंगे सब लोग। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम स्थित है कहाँ? तो ये स्थित है आपका मुंबई में। ठीक है, चलिए गेट ऑफ इंडिया भी मुंबई में स्थित है। चलिए डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आपका वाराणसी में है। ठीक है, चलिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? बताएंगे सब लोग। 39 का जवाब दें सब लोग भाई। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? वो है आपका एशिया महाद्वीप है। ठीक है, चलिए सबसे छोटा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? बताएं। कोलकाता में है। बच्चों वाला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से
सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का या यांत्रिक ऊर्जा का? बताएं भाई 41 का राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? बायोडीजल के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ट्रांस एस्टरिफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, याद रखना। ठीक है, चलिए अमोनिया का एक गुण कौन सा है? बताएं सब लोग, अमोनिया का एक गुण कौन सा है? 43 का जवाब दें। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। तो अमोनिया का एक गुण कौन सा है? ये वाला है, इसके जली विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है। ठीक है, यही एक गुण है आपका अमोनिया का। चलिए, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर जो है प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? वो है मोडेम। ठीक है, चलिए दिल का दौरा किस कारण से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? हृदय में रक्त की आपूर्ति की में कमी के कारण होता है। ठीक है, चलिए इनमें से विषम कौन सा है? बताएं सब लोग, इनमें से विषम कौन सा है? बुझा चूना आपका विषम है इसमें। ठीक है, चलिए जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? बताएंगे सभी लोग। 47 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए बताएं सब लोग। इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है तो एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या होता है, जैसे इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, ऑफलाइन होती है या ऑनलाइन होती है, कहीं जाना पड़ता है या घर बैठे आप लोग कर सकते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सारी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगे। आगे जब आप लोग टेट सीटेट का एग्ज़ाम देंगे तो उसको कैसे क्वालिफाई किया जाता है ये भी आपको बताऊँगा, मैं तैयारी करवाऊँगा आप लोगों की टेट सीटेट की। ठीक है, जैसे मैं दोनों एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया हूँ। तो 47 का भाई जवाब दें। जैव निम्नलिखित अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जा सकता है? न्यूक्लियम प्रोटीन की सहायता से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है? कैल्शियम, सीसा, क्रोमियम या तांबा? तो वो है आपका सीसा, बड़े शहरों में वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? बग कंप्यूटर का प्रश्न है ये। तो बग होता है एरर यानी कि गलती। ठीक है, चलिए कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल या ब्यूटिल एल्कोहल या प्रोपिल एल्कोहल? बताएंगे सब लोग। कास्ट स्पिरिट क्या होती है? मेथिल एल्कोहल होती है। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जिसके टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल फ्री में आप लोगों की मैं तैयारी कराऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, एक एक टॉपिक्स पूरा मैं कवर कराऊंगा इसी चैनल पर। ठीक है, तो एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित मदद मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाली बटन को दबाकर प्रेस कर लेना ताकि कोई भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास 1:30 बजे वाली में। थैंक यू सो मच।